हमने अभी तक कहानी में पढ़ा कि डार्कफील्ड के श्रेष्ठ रिजवान कुमार परिवार के मुखिया जंगशेर से कुछ तैयार करने के लिए कहते हैं। अब आगे रिजवान की बात सुनकर जंगशेर ने एक मार्शल आर्ट की बुक निकालते हुए कहा, ये लीजिए श्रेष्ठ, ये हमारी प्राचीन मार्शल आर्ट है। जंगशेर से वो मार्शल आर्ट लेने के बाद रिजवान उस मार्शल आर्ट को अपने पास रख लेता है और जंगशेर को उस मार्शल आर्ट के बदले एक दूसरी मार्शल आर्ट देते हुए कहता है, तुम इस निचले स्तर की मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हो, इसके बदले मैं तुम्हें मध्य स्तर की मार्शल आर्ट दे रहा हूं। ये तुम्हारी निचली स्तर की मार्शल आर्ट से बहुत ज्यादा ताकतवर है। मार्शल आर्ट के 3 स्तर होते हैं, निचली स्तर की मार्शल आर्ट, मध्य स्तर की मार्शल आर्ट और प्रमुख स्तर की मार्शल आर्ट। इन सभी में प्रमुख स्तर की मार्शल आर्ट बहुत ज्यादा रेयर होती है और ये किसी को इतनी आसानी से भी नहीं मिल पाती है। सार्थक जब देखता है कि रिजवान निचले स्तर की मार्शल आर्ट के बदले मध्य स्तर की मार्शल आर्ट को दे रहा है तो वो हैरान हो जाता है। सार्थक ने अपने आप से कहा, जरूर इस निचले स्तर की मार्शल आर्ट में कुछ होगा, तभी तो ये इस निचले स्तर की मार्शल आर्ट के बदले मध्य स्तर की मार्शल आर्ट को दे रहा है। रिजवान से वो मार्शल आर्ट लेने के बाद जंगशेर ने रिजवान से एक सवाल पूछा, श्रेष्ठ, वैसे आप किसी गुप्त आदमी की बात कर रहे थे जो आपकी वर्मा परिवार के ऊपर हमला करने में मदद करेगा। मैं एक लड़के को जानता हूं जो ये काम कर सकता है और मुझे पूरा भरोसा है वो जरूर इस काम को कर पाएगा, क्योंकि वो हमारी ही डार्कफील्ड का विद्यार्थी है। रिजवान की बात सुनकर अरविंद बोला, पर श्रेष्ठ, ऐसा करने से तो जंग शुरू हो जाएगी। अगर आप अपनी डार्कफील्ड से किसी स्टूडेंट को कपूर परिवार पर नजर रखने के लिए भेजें तो इससे आप जंग की शुरुआत कर देंगे। हाँ, मुझे ये बात पता है, इसलिए मैंने पहले से ही सारी तैयारी कर ली है। जिस स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ वो स्टूडेंट हमारी डार्कफील्ड का जासूस है और इस वक्त वो सोम पर्वत पर है। सार्थक रिजवान की बात सुनकर हैरान हो गया था, पर तभी रिजवान को पता चल जाता है कि कोई हमारे ऊपर नजर रख रहा है। रिजवान जल्दी से उस दिशा में अपनी एनर्जी का गोला बनाकर हमला करता है, जहां सार्थक रिजवान के उस हमले से बार बार बचता है। उस हमले से बचने के बाद सार्थक उड़ता हुआ तेजी से बाहर की तरफ जाने लगता है, जहां रिजवान के साथ जंगशेर और अरविंद भी सार्थक का पीछा कर रहे थे। सार्थक अपने सामने बहुत सारे गार्ड को देखता है, जहां उन गार्ड ने भी सार्थक के इविल सोल को देख लिया था। उन गार्ड ने आज से पहले ऐसा क्रिएचर नहीं देखा था, इसलिए वो बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। इससे पहले वो गार्ड कुछ कर पाते, तभी सार्थक का इविल सोल उनमें से एक गार्ड के अंदर घुस जाता है और मौका देखकर उस जगह से निकल जाता है। जब रिजवान सार्थक की इविल सोल को नहीं पकड़ पाता, वो दोबारा से घर के अंदर चला जाता है, जहां रिजवान के पास अरविंद और जंगशेर आते हैं। जंगशेर ने पूछा, श्रेष्ठ, वो छोटा सा लाल रंग का बच्चा क्या था? मुझे उस क्रिएचर के बारे में सही से पता तो नहीं, पर देखने से ऐसा लग रहा था वो क्रिएचर जरूर किसी शैतानी मार्शल आर्टिस्ट का हो सकता है। इधर सार्थक ने अपने इविल सोल को वापस बुला लिया था और उसे अपने शरीर के अंदर भेज दिया था। सार्थक के चेहरे पर डर था और वो थोड़ा परेशान भी था। सार्थक ने अपने आप से कहा, बाल बाल बचा, वरना अगर मेरे इविल सोल को कुछ हो जाता तो मैं भी मर जाता। मेरा इविल सोल मेरे दिल की तरह है, अगर मेरे इविल सोल को कुछ हो जाता तो मैं भी मर जाता। आगे से मुझे अपने इविल सोल को ऐसे खतरे में भेजने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। इतना सोचने के बाद सार्थक आंख बंद कर ध्यान में बैठ जाता है और उसने जितने भी लोगों को मारकर उनकी एनर्जी इकट्ठा की थी, उस एनर्जी को अपने शरीर में समाहित करने लगता है। करीबन 6 घंटे बाद सार्थक उस एनर्जी को अपने शरीर में पूरी तरह समाहित कर लेता है। 20 से भी ज्यादा लोगों की एनर्जी को अपने शरीर में समाहित करने के बाद अब सार्थक की ताकत पहले से 2 गुना ज्यादा हो गई थी। सार्थक ने अपने आप से कहा, फिलहाल हमें कपूर परिवार और डार्कफील्ड से तो बिल्कुल भी खतरा नहीं है, पर बहुत जल्दी सोम पर्वत से हमें मारने के लिए कोई आ रहा है। ये सब सोचते हुए सार्थक के चेहरे पर शैतानी हंसी आ जाती है। सार्थक ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, डार्कफील्ड का विद्यार्थी सोम पर्वत से मुझे मारने के लिए नहीं बल्कि खुद मरने के लिए आ रहा है। सार्थक अपने कपड़े पहनता है और कमरे से बाहर जाने लगता है। जैसे ही सार्थक दरवाजा खोलता है, तभी तान्या नीचे गिर जाती है, क्योंकि तान्या दरवाजे के सहारे बैठकर सो रही थी। गिरने की वजह से तान्या की आंख खुल जाती है। तान्या ने सार्थक को ठीक ठाक देखकर कहा, अच्छा तुम ठीक हो, मुझे तो लगा था तुम्हारे जख्म बहुत ज्यादा गहरे हैं, तुम्हें ठीक होने में वक्त लगेगा। तान्या बहुत ज्यादा थकी हुई लग रही थी और उसकी आंख के नीचे डार्क सर्कल भी थे।
सार्थक ने तान्या से पूछा, क्या तुम पूरी रात यहीं पर थी? सार्थक की बात सुनकर तान्या कुछ नहीं बोलती है और उस जगह से जाने लगती है जहां सार्थक ने तान्या को जाते हुए देखकर अपने आप से कहा, जब से मैं इस शरीर के अंदर आया हूं तब से मैं बहुत ज्यादा लापरवाह हो गया हूं। पहले मैं बहुत ज्यादा सतर्क था। अगर इस गेट के बाहर मेरे दुश्मन होते तो वे मुझे मारने में कुछ ही सेकंड लगाते। तभी सार्थक के पास अंगद आता है। अंगद ने सार्थक से कहा, तुमने इस तान्या को धन्यवाद भी नहीं बोला। वो पूरी रात तुम्हारे कमरे के बाहर गार्ड का काम कर रही थी और तुमने बाहर आने के बाद उनका हालचाल भी नहीं पूछा। अंगद की बात सुनकर सार्थक ने हैरानी से पूछा, क्या सच में मिस तान्या पूरी रात गार्ड का काम कर रही थी? हाँ, मैंने मिस तान्या से कहा भी था कि मैं तुम्हारे कमरे के बाहर खड़ा हो जाता हूं, पर उन्होंने मुझे साफ साफ मना कर दिया। अंगद की बात सुनकर सार्थक को तान्या की चिंता होने लगती है। तभी सार्थक अपने आप को संभालता है। मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मुझे सिर्फ अपने आप से मतलब है। मैं खुद की चिंता करता हूँ। मैं वर्मा परिवार की मदद भी अपने दिल के श्राप की वजह से कर रहा हूँ। अगर मैंने इनकी मदद नहीं की तो मैं मर जाऊंगा। मैं शैतानी मार्शल आर्ट का अभ्यास करता हूँ, जिनके लिए अपनी ताकत को बढ़ाना ही सब कुछ होता है। कुछ देर इसी बारे में सोचने के बाद सार्थक इस बारे में सोचना बंद कर देता है। आज पहली बार सार्थक को किसी की हल्की सी चिंता हुई थी और उसने अपनी इस चिंता को भी पूरी तरह खत्म कर दिया था। अगर सार्थक अपनी मर्जी की कर पाता तो वो कब का वर्मा परिवार को छोड़कर चला जाता। जब से सार्थक का इस शरीर में पूर्ण जन्म हुआ था, तब से वो वर्मा परिवार को खतरे में छोड़कर कहीं पर भी नहीं जा पा रहा था। अगर वो जबरदस्ती वर्मा परिवार को खतरे में छोड़कर जाने की कोशिश करता तो उसका दिल जोरों से दर्द करने लगता है, जिस वजह से सार्थक चाहकर भी वर्मा परिवार को खतरे में छोड़कर नहीं जा पा रहा था। इसलिए सार्थक ने ठान लिया था, जब तक वो वर्मा परिवार को कपूर परिवार और डार्क फील्ड के झंझट से बाहर नहीं निकाल देता, वो वर्मा परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। कुछ देर सोचने के बाद सार्थक ने अंगद से कहा, अंगद, चलो कपूर परिवार में चलते हैं। मुझे उनसे कुछ बात करनी है। क्या मैं मिस तान्या और यंग मास्टर को भी बुला लूं? नहीं नहीं, तुम्हें उनको बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल के लिए उनके ऊपर कोई खतरा नहीं है। कल जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से राजसी परिवार के अलावा कोई भी हमारे साथ पंगा नहीं ले सकता है। अंगद सार्थक की बात समझ जाता है और फिर अचानक से खुश होने लगता है। अंगद ने सार्थक की पीठ पर थपथपाते हुए कहा, मैं देख रहा हूं तुम आजकल बहुत ज्यादा समझदार बन गए हो और तुमने वर्मा परिवार का सारा भार अपने कंधों पर उठा लिया। मैं तुम्हें बहुत सालों से जानता हूं। पहले तुम वर्मा परिवार में झाड़ू मारने का काम करते थे और आज तुमने पूरे वर्मा परिवार का भार संभाल लिया। कुछ समय बाद सार्थक और अंगद कपूर परिवार की हवेली के पास पहुंच जाते हैं। बाहर की तरफ दो गार्ड खड़े थे, जिन्होंने पिछली बार सार्थक को अंदर जाने नहीं दिया था। जैसे ही वे दोनों गार्ड सार्थक को देखते हैं, वे उसके सामने झुक जाते हैं। सार्थक ने उन दोनों गार्ड को देखते हुए कहा, क्या तुम आज हमें अंदर जाने से रोकोगे नहीं? जिस पर उन दोनों गार्ड ने अपने चेहरे पर बड़ी स्माइल लाते हुए कहा, नहीं नहीं, हम आपको कैसे रोक सकते हैं? आप तो हमारे वीआईपी कस्टमर हैं। हम जैसे मामूली गार्ड आपको कैसे रोक सकते हैं? उन दोनों की बात सुनकर सार्थक अंदर चला जाता है, जहां उसे अंदर जाते ही बबली दिखाई देती है। बबली सार्थक को देखती है और सार्थक कुछ पल बबली को देखता है, पर इन दोनों में से किसी की भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी बबली पीछे मुड़ती है और उस जगह से जाने लगती है। बबली थोड़ी गुस्से में थी और उसके चेहरे पर गुस्सा अलग ही देखा जा सकता था। अंगद ने बबली को गुस्से में देखकर सार्थक के पास आते हुए कहा, इसे क्या हो गया? हमने तो इसे कुछ कहा भी नहीं। सार्थक ने बबली को रोकते हुए कहा, क्या कपूर परिवार वाले अपने वीआईपी कस्टमर के साथ इस तरह बर्ताव करते हैं? सार्थक की बात सुनकर बबली पीछे मुड़ती है। तुम ऐसा बबली कुछ कहने ही वाली थी, तभी वो रुक जाती है और अपने आप को संभालने लगती है। सार्थक ने बबली को इतने ज्यादा गुस्से में देखकर कहा, अरे तुम तो अपने गुस्से पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं कर पा रही। एक सौदागर को सबसे पहले अपनी भावना पर नियंत्रित होना होता है और तुम तो अपनी भावना को बिल्कुल भी नहीं संभाल पा रही हो। अपने भाई को देखो, जब कल मैंने उसके सामने राज को मारा था, वो चुपचाप मुझे देख रहा था, क्योंकि उसे पता था अगर वो कुछ बोलेगा तो इससे मामला और ज्यादा बढ़ जाएगा। मेरी नज़र में तुमसे कहीं गुना अच्छा तुम्हारा भाई है। इतना कहने के बाद सार्थक ने बात पलटते हुए आगे कहा, फिलहाल मैं यहाँ पर तुम्हें ज्ञान बांटने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे तुम्हारे साथ बिजनेस करना है। चलो बैठकर बात करते हैं। इससे पहले बबली कुछ कह पाती, तभी अंदर से यशवंत बाहर आ जाता है। यशवंत के साथ बंटी भी था।
यशवंत ने सार्थक को देखकर कहा, आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए। चलो अंदर चलते हैं, मुझे तुमसे बात भी करनी है, जो कल तुमने हमारे साथ किया था। सार्थक बोला, क्या आप बबली और बंटी को मेरे साथ बिजनेस करने का मौका नहीं देंगे? ये भी मेरे साथ बिजनेस करके कुछ सीखेंगे। नहीं, मैं ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं कर सकता। कल तुम मुझे बेवकूफ़ बनाकर चले गए थे, ये तो फिर भी बच्चे हैं। मैं जानता हूँ तुम आज फिर यहाँ पर अपनी कोई योजना पूरी करने के लिए आए हो। आज मैं तुम्हारे जाल में बिल्कुल भी नहीं फंसूंगा। अगर तुम अपने आप को ज़्यादा समझदार समझते हो तो मैं भी तुमसे कहीं गुना चालाक हूँ। अब आगे क्या होगा? सार्थक की क्या योजना थी जो वो कपूर परिवार में आया? जानने के लिए पढ़ते रहिए सम्राट का पुनर्जन्म।